हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका बिश्नोई एंड वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने 2 क्लासेस कर चुके हैं। सीटीपी के 30 क्वेश्चंस करें हमने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से करें, कंसेप्ट्स भी सीखोगे आप, पीवाईक्यूज तो करोगे ही करोगे। वैसे ही आज भी हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चंस में से आप बताना आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। कुछ जगह पे समझ नहीं आ रहा तो वहाँ पर भी आप बता सकते हैं। ठीक है, ये 15 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसके 30 क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। कि जो डिप्राइव्ड सेटिंग थी, मतलब कि पहले उनको उन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, अब वो एनरिच्ड एनवायरनमेंट में एंटर कर रहे हैं। तो उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास के निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है। तो अब कह रहा है कि पहले उसके पास में वो चीज़ नहीं थी, अब वो एनरिच एनवायरनमेंट में एंटर कर रहा है, तो कौन से तरफ ये क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो हमको ये बताना है। कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की तरफ कर रहा है, एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट और डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन। देखिए ये इशारा कर रहा है एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल। एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल का क्या मतलब होगा कि एंटिटी के अंदर हम क्या लेके चलते हैं, जो स्थिर है, मतलब कि उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रही है। डिप्राइव था, वंचित थे वो लोग, तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, है ना। तो वो आ गया हमारा एंटिटी। और दूसरा क्या, इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल क्या मानता है कि डेवलपमेंट स्थिर नहीं होती, वृद्धिशील होती है, बढ़ती रहती है। आज कुछ सीख रहे हो, उससे और अच्छा सीखोगे आगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं कि बाकी पॉइंट्स क्या है। जैसे कि कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी है, तो कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब हुआ कि डेवलपमेंट क्या है, ग्रेजुअल है, कॉन्टिन्यूस है। जैसे 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 हमारी हाइट बढ़ रही है, हम धीरे धीरे बोलना सीख रहे हैं, तो वो हमारी कॉन्टिन्यूटी होगी। डिसकॉन्टिन्यूटी क्या मानता है कि अलग अलग स्टेजेस में हम क्या है, डेवलपमेंट हो रही है हमारी। कोई एक ऐसे नहीं कि हर रोज हो रही है, अलग अलग स्टेजेस। जैसे पियाजे ने अपने स्टेजेस दी है SPCF वाली, वैसे ही क्या है कि हमारी डेवलपमेंट अलग अलग स्टेजेस में हो रही, तो वो डिसकंटिन्यूटी हो गई। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या था हमारा, एंटिटी और इंक्रीमेंटल, जो हमने पढ़ लिया कि एंटिटी क्या होता है कि जो चेंज नहीं होती, स्थिर है जो चीज़ें। और इंक्रीमेंटल क्या मान के चलता है कि डेवलपमेंट से एफर्ट्स, डेवलपमेंट हो सकती है अगर आप एफर्ट करोगे, लर्निंग करोगे, तो उससे हम कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में क्या लेके चलते हैं। हेरिडिटी क्या मानता है कि जो जेनेटिक फैक्टर से है, जैसे कि हमारी कोई हाइट है, जीन्स के अंदर की, किसी के पापा लंबे हैं तो उनके बच्चे भी लंबे ही होंगे। ठीक है, और कोई किसी के पेरेंट्स अगर हेल्दी हैं तो उनके बच्चे हेल्दी होंगे, किसी के पेरेंट्स अगर मतलब कि हेल्दी नहीं है तो अनहेल्दी ही उनके बच्चे होंगे। बस वही चीज़ है कि जेनेटिक से जो चीज़ आ रही है वो हेरिडिटी में आएगा। इन्वायरमेंट में हम क्या सीखते हैं कि डेवलपमेंट जो है एक्सपीरियंस से होती है, एजुकेशन से होती है, कल्चर से होती है, अपब्रिंगिंग से होती है, किस जगह में बच्चा पल बढ़ रहा है, उससे क्या होती है कि बच्चे की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, फिर आता है डिफरेंशिएशन और वर्सेस इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन क्या है कि डेवलपमेंट जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रही है। हम क्या कर रहे हैं कि पहले कोई बड़ी चीज़ को सीख रहे हैं, फिर क्या हम छोटी छोटी चीज़ को सीख रहे हैं। जैसे कि बच्चा पहले हाथ हिलाना सीखता है, फिर अपनी उंगलियों का यूज़ करना सीखता है ना। स्टार्टिंग में तो ऐसा है नहीं कि बच्चा सीधा अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके कोई चीज़ को सही तरीके से पकड़ना सीख जाएगा, तो वो धीरे धीरे सीखता है, वो चीज़ आएगी। फिर बात आती है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे फिंगर्स का, जैसे एग्जांपल लिया गया कि फिंगर्स का यूज़ करना आई कोऑर्डिनेशन के हिसाब से, तो वो क्या आ जाता है, हमारा इंटीग्रेशन में आ जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वी लुक एट चाइल्डहुड एज अ सिंगल कैटेगरी वी लूज आउट ऑन द सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन विद रिगार्ड्स टू जेंडर एंड एथनिसिटी एंड सोशल क्लासेस। कि हम बच्चे को जब देखते हैं ना तो हम भूल जाते हैं, और ये बात रियलिटी, आप कोई भी बच्चे को देखो, सभी बच्चे मासूम लगते हैं, सभी बच्चे सेम लगते हैं, तो हम उनके बीच में सारी चीज़ों का क्या है, अंतर खो देते हैं। ये बात बिल्कुल ट्रू है। चाइल्डहुड क्या एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, चाइल्डहुड एक बचपन की एक सामाजिक संकल्पना है। हाँ जी, ये भी है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। और वेट अ मिनट, क्या हो गया, हाँ, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है कि हम वहाँ पर भूल जाते हैं कि जेंडर क्या है, एथेंसिटी क्या है, सोशल क्लास क्या है। और ये सोशल होगा तभी तो हम क्या है कि उसको इंक्लूसिवली लेके चलेंगे ना। अगर सोशल नहीं होगा तो इंक्लूसिव कैसे लेके चलेंगे। तो ये इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कौन सा फैक्टर प्रपोज नहीं किया है एज अफेक्टिंग चेंज इन कॉग्निशन, कॉग्निशन को इफेक्ट को देखते हुए। एक्टिविटी है, बायोलॉजिकल है, कल्चरल है, इक्विलिब्रेशन है। देखिए कल्चरल टूल जीन पियाजे ने नहीं किया है, कल्चरल टूल की बात जीन पियाजे ने नहीं करी है। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करी है, उसके लिए अलग अलग फैक्टर्स दिए हैं। तो उन फैक्टर्स को हम पढ़ लेते हैं एक बार। अगर मैच्योरेशन की बात करें तो हमारी जो बायोलॉजिकल ग्रोथ हो रही है,
ये तो है नहीं कि बच्चा, अगर जब छोटा सा बच्चा और कोई 18 साल का इंसान है वो दोनों इक्वली सोच रहे हैं। बायोलॉजिकल ग्रोथ होगी, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, तभी तो बच्चा क्या है उस हिसाब से फिजिकली रेडी हो पाएगा ना सीखने के लिए। तो वो क्या होती है, मैच्योरेशन की, मैच्योरिटी के साथ में बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होती है। दूसरी बात करें, दूसरा फैक्टर है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से बच्चा सीख रहा है कि कोई भी चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहा है, हम कुछ चीज़ को क्या करें, कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ में रेट कर रहे हैं। जैसे कोई चीज़ को सीखना, एक्सपीरियंस करना, मतलब कि अगर आप पढ़ रहे हो क्वेश्चन, डेली आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये भी आपका एक एक्सपीरियंस है कि डेली क्वेश्चन सॉल्व करें तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ भी अरे ये वाले क्वेश्चन तो मैं 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा, वो वाली चीज़। ठीक है। थर्ड आएगा सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन में क्या है कि आप पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, टीचर्स के साथ, अपनी सोसाइटी में अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, वो सारी चीज़ों से जो बच्चा क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, वो वाली चीज़ सोशल इंटरेक्शन में आ जाएगी। फिर आता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन के अंदर क्या होता है कि ये दोनों चीज़ों को इंक्लूड करता है, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन। एसिमुलेशन क्या होता है, एसिमुलेशन वो पॉइंट है जब क्या होता है कि एक बच्चे को पता है कि डॉग क्या है, ठीक है, लेकिन जब वो कैट को देखता है तो वो सोचता है कि ये डॉग ही है ना। क्यों सोचता है कि देखिए 4 पैरी कुत्ते के हैं और 4 पैरी के हैं कैट के हैं। सॉरी, कुत्ते को लेके थोड़ा सा वो मत होइएगा। 4 पैरी डॉग के हैं, तो डॉग के 4 पैरों को देख के जब वो कैट को देखेगा कोई भी बच्चा तो वो सोचेगा कि हाँ इसके भी 4 पैर है, तो ये क्या है कि ये भी डॉग ही है। ठीक है। एकोमोडेशन क्या होगा कि उस स्टेज में बच्चे को पता चल जाएगा कि कैट एक अलग है और डॉग एक अलग चीज़ है। ठीक है, दोनों अलग एनिमल्स हैं, वो आ जाता है एकोमोडेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे assume that the process of learning is dependent solely on heredity। क्या solely उन्होंने हेरिडिटी की ही बात करी है? जी नहीं, उन्होंने हेरिडिटी अकेले की बात नहीं करी है, साथ में इन्वायरमेंट की भी बात करी है और भी काफ़ी सारी चीज़ों की बात करी है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। देखिए हम यहाँ पे जीन पियाजे की बात कर रहे हैं, तो जीन पियाजे ने डेवलपमेंट को सिर्फ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के इंट्रैक्शन से बात नहीं करी है, उन्होंने और भी चीज़ों को इंक्लूड करा है, जो हमने अभी 2 मिनट पहले जो फैक्टर्स करे थे हमने, वो 4 फैक्टर्स की मैच्योरिटी से भी है, सोशली भी है, मैच्योरिटी है ना, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। तो इस वजह से हमारी दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि हम जीन प्याजे की बात कर रहे हैं। तो मतलब आंसर की में क्या माना है कि जीन प्याजे की ही डेवलपमेंट वाली चीज़ को हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं। जीन प्याजे के अकॉर्डिंग क्या है कि जब चिल्ड्रन कैन नॉट हैंडल न्यू एक्सपीरियंस विद इन देयर एग्जिस्टिंग, अभी 2 मिनट पहले इस चीज़ के बारे में बताया कि नए एक्सपीरियंस को हैंडल नहीं कर पा रहा है बच्चा एग्जिस्टिंग के अंदर, तो वो एक्सपीरियंस क्या एक्सपीरियंस करते हैं वो, और क्या रिजल्ट होता है उस चीज़ का। देखिए अगर नया एक्सपीरियंस है, जैसे कि कैट को देखा बच्चे ने, वो नया एक्सपीरियंस हो गया उसका, नए एक्सपीरियंस को विद इन देयर एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, अगर वो कैट को देख के वो आइडिया लगा लेता है कि वो डॉग ही है, तो वो हमने अभी क्या पढ़ा, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। तो जो अगर ये आइडिया नहीं लगा पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम में हो जाएगा, है ना। फिर वो क्या करें, दैट रिसोर्ट टू, और किसका सहारा लेते हैं, किसका सहारा लेंगे, इंटरनलाइजेशन करेंगे या फिर अडेप्टेशन करेंगे। देखिए इंटरनलाइजेशन क्या होता है, इंटरनलाइजेशन होता है कि इंटरनाइजेशन की बात क्या है, आंतरिकरण की बात होती है। आंतरिकरण की बात किसने करी है, ये वाइगोत्स्की ने करी है, ना कि जीन पियाजे ने करी है। तो इस वजह से ये वाला पॉइंट तो वैसे ही डिलीट हो जाएगा, है ना। बचा क्या, एडेप्टेशन, डिसइक्विलिब्रियम की हमने बात कर ली। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। इसमें डिसोनेंस की बात करी है, डिसोनेंस की थ्योरी जीन पियाजे ने इसके बारे में बात नहीं करी है, इसकी थ्योरी दी थी फिंस्टर, नाम है में भी उनका, कुछ फेस्टिंगर है, पता नहीं फिंस्टर है, फेस्टिंगर है शायद, फेस्टिंगर्स की जो थ्योरी है ना, उन्होंने इसके बारे में बात करी है। और इंटरनलाइजेशन की बात किसने करी है, वाइगोत्स्की ने बात करी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वाइल पियाजे व्यूज चिल्ड्रन एज वाइगोत्स्की व्यूज चिल्ड्रन, दोनों ने क्या समझा, देखिए दोनों ने एक चीज़ तो कॉमन ही समझी है कि बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा। तो एक्टिव वाला पॉइंट जहाँ पर है वो ही सिलेक्ट कर लो, इसमें पैसिव कर दिया, इसमें भी इन्होंने पैसिव कर दिया, फोर्थ पॉइंट में भी पैसिव कर दिया। तो एक्टिव क्या, मैनिपुलेटिंग आइडियाज़ को मैनिपुलेट करने भी एक्टिव है और सोशल कंटेक्स्ट में भी एक्टिव है, तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। व्हाट आर द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी। कौन कौन सी बेसिस को वो इंक्लूड करता है, क्या वो एज को इंक्लूड करता है, क्या वो व्यक्ति की आयु को इंक्लूड करता है। देखिए मॉरल डेवलपमेंट जो लॉरेंस कॉलबर्ग की है, वो एक फैक्टर जो मेन फैक्टर है उसके ऊपर डिपेंड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीजनिंग। हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न है, हर एक स्टेज के पीछे रीज़न है, रीज़न की वजह से ही क्या है कि वो डेवलपमेंट को बारे में बता रहा है। तो इन्होंने एज ऑफ इंडिविजुअल इज नॉट एनी रीज़न, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला कि आंसर गिवन बाय द इंडिविजुअल, आंसर दे रहा है, आंसर दे रहा है तो मतलब कोई सवाल पूछा है उसका जवाब दे रहा है, जवाब किसके लिए दे रहा है, कोई रीजन है उसके पीछे ही जवाब दे रहा है ना, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। एंड रीजनिंग अंडरलाइन, और ये भी है रीजनिंग आ गया, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी एंड सी। अब देख लेते हैं थोड़ा सा लॉरेंस की कॉलबर्ग की थ्योरी क्या है मॉरल डेवलपमेंट की। देखिए इसमें मॉरल रीजनिंग के बारे में बात की उन्होंने, 3 लेवल्स में डिवाइड करा। लेवल्स कितनी बना दी उन्होंने 3, और स्टेजेस कितनी बना दी 6। ठीक है, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से। पहली लेवल क्या आती है, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी की बात करते हैं। इसमें 2 स्टेजेस है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की और इंडिविजुअल एक्सचेंज की। ओबीडियंस में क्या बात होती है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो जो गलत है तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो वो पनिशमेंट से बचने के लिए हम क्या है वो गलत काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है कि स्टीलिंग क्या है, गलत है, क्योंकि यू विल बी गेट पनिश्ड। अगर आप करोगे, चोरी करोगे तो आपको सजा होगी। दूसरी क्या है, इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज की बात कर रहे हैं कि हम पर्सनल गेन के बारे में सोचता है बच्चा 7 से 10 साल की उम्र के अंदर, कि अगर चोरी की वजह से तुमको हेल्प हो रहा है ना तो वो ठीक है। तो ये वाली चीज़ क्या है, इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, लेवल सेकंड आ जाती है। ये थी हमारी फर्स्ट लेवल। लेवल सेकंड आ जाएगी कन्वेंशनल मोरालिटी की, जिसमें हम बात करेंगे 10 से 16 साल के लिए बात करेंगे। मोरालिटी क्या है, सोशल रूल्स पे बेस्ड होती है। गुड बॉय गुड गर्ल बनना है, हाँ मुझे अच्छा बच्चा बनना है, मुझे अच्छा लड़का बनना है, अच्छा लड़की बननी है। सोशल अप्रूवल, जैसे क्लास का एग्जांपल ले लो, क्लास में अगर अच्छे से आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, अच्छा डिसिप्लिन में रह रहे हो, तो मैम बोलेंगे कि हाँ दिस इज़ अ गुड बॉय और दिस इज़ अ गुड गर्ल। तो वो वाली चीज़ आ जाती है, गुड बॉय गुड गर्ल की एज आ जाती है। बस ये थोड़ा याद रखना कि कन्वेंशनल के अंदर ये दोनों चीज़ आ रही है। ऐसे ही लेवल फर्स्ट के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि प्री कन्वेंशनल में कौन सी स्टेजेस आ रही है, कन्वेंशनल में कौन सी आ रही है, या फिर आपको स्टेजेस दे देंगे और फिर पूछ लेंगे कि कन्वेंशनल में आ रही है, प्री कन्वेंशनल में आ रही है, पोस्ट कन्वेंशनल में आ रही है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो स्टेज 4 में क्या आता है, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को समझ लेंगे कि अगर उसी एग्जाम्पल को हम लें कि चोरी गलत है, क्योंकि क्यों गलत है, क्योंकि कानून बताता है कि चोर, अगर आप चोर कर, अगर आप कोई चीज़ की चोरी कर रहे हो तो वो गलत है, इस वजह से। ठीक है, फिर लेवल 3 आती है पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर। 16 से ज़्यादा साल के अंदर वैसे हर कोई इस लेवल पे रीच कर नहीं पाता है, ये थ्योरी कंसीडर करती है इस चीज़ को। मोरालिटी इसमें हम क्या मानते हैं कि एथिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, ह्यूमन की राइट्स पे बेस्ड है। स्टेज 5 आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि लॉ चेंज हो जाता है वेलफेयर के लिए, कि अगर आप किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए चोरी कर रहे हैं तो वो क्या है, लॉ यहाँ पर चेंज कर किया जा सकता है। ठीक है, स्टेज 6 क्या मानती है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। एडल्टहुड की बात करते हैं हम, जिसके अंदर क्या मानते हैं कि सबसे एक बड़ी चीज़ हम क्या मानते हैं कि जो ज़िंदगी है हमारी वो सबसे इंपॉर्टेंट है लॉज की बजाय। ठीक है, तो ये थी इसकी थ्योरी कॉलबर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की द एसेंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एसेंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, अभी अभी 2 मिनट्स पहले हमने ये पढ़ा था। एसेंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, लर्न करना टू अडेप्ट द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने की बात करी है इन्होंने। इन्वायरमेंट की अडेप्ट करने की बात किसने करी है, इन्होंने तो पियाजे ने करी है ना। बिहेवियरिज्म, कुछ थोड़ा बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है और पियाजे से रिलेटेड है, कि इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट करने की बात करिए जो। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई करना कि कैसे रिस्पॉन्स करोगे कोग्निटिव कन्फ्लिक्ट को। कोग्निटिव कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वो क्या है, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। और ये भी किसकी थ्योरी है, पियाजे वाले डिसइक्विलिब्रियम वाली जो थ्योरी है वो उसके अंदर आएगा। ऑर्गेनाइजिंग स्कीमा, स्कीमा की बात भी किसने करी है, इसके बारे में पियाजे ने करी है, वाइगोत्स्की ने तो करी ही नहीं। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी के बारे में। वाइगोत्स्की ने क्या है, 1896 से 1934 के बीच में ये थ्योरी थी। सोशल कल्चरल थ्योरी है, इन्होंने कोई स्टेजेस नहीं दिए, इन्होंने क्या बोला, कॉन्टिन्यूस होती रहती है डेवलपमेंट। ठीक है, लर्निंग के सोशल है और कल्चरली मेडिटेटेड होती है। काफ़ी कुछ की पॉइंट्स उन्होंने यूज़ करे हैं, मैंने क्रिस्प में ही निकाला है कि ये जो मेजर पॉइंट्स हैं वो मैंने डाल दिए हैं। एक इन्होंने बात करी है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में उन्होंने क्या बताया कि डिफरेंस बताया जो हमारी एक्चुअल डेवलपमेंट जो हो रही है बच्चे की और जो उसकी पोटेंशियल डेवलपमेंट है। एक्चुअल डेवलपमेंट क्या होती है, जब बच्चा खुद से क्या कर सकता है ना, खुद से जो करेगा वो एक्चुअल हो जाएगी। कोई भी बच्चा है वो खुद से क्या कर सकता है वो उसकी एक्चुअल होगी, और कोई भी बच्चे को हेल्प से वो क्या कर सकता है वो उसकी पोटेंशियल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा कि खुद से कर पाना, फिर उसको हेल्प जो मिलती है उससे जो कुछ भी कर पाना, तो वो क्या है, हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं तो टीचर क्या करता है, टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है, थोड़ा सा बता देना बीच के अंदर। ठीक है, ग्रेजुअल सपोर्ट प्रोवाइड कर देना, तो वो स्कैफोल्डिंग हो जाती है। मोर नॉलेजेबल अदर्स क्या होता है कि जिसके पास हायर स्किल्स हैं कोई भी पर्सन के पास में, वो उसकी वजह से अगर मतलब कि क्या होगा कि हमारी लर्निंग के अंदर क्या है,
इम्प्रूवमेंट होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट होगा, डेवलपमेंट होगी बच्चे की। लैंग्वेज का क्या रोल है, इससे क्वेश्चन आते हैं, आप ये भी ध्यान रखना पॉइंट। वैसे तो इन सभी से क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही की क्रिस्प में निकाला है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा शायद आपके लिए। लैंग्वेज को प्राइमरी टूल ऑफ थिंकिंग माना है। किसको प्राइमरी टूल ऑफ थिंकिंग माना है? लैंग्वेज को माना है, ठीक है। इसके अंदर स्पीचेस की बात करिए, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच, इनसे भी क्वेश्चन आता है कि प्राइवेट स्पीच क्या होती है? सेल्फ टॉक फॉर गाइडेंस, अगर गाइडेंस के लिए आप बात कर रहे हो खुद से तो वो क्या है? प्राइवेट स्पीच। और इनर स्पीच क्या है? साइलेंट थिंकिंग होती है, ठीक है। कल्चरल टूल्स की अगर हम बात करें तो कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है? कल्चर स्पेसिफिक टूल्स पे बेस्ड होती है। टूल्स के अंदर क्या आएगा? हमारी लैंग्वेज आएगी, सिंबल आएगा, नंबर्स आएंगे, हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं वो आएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है इसके अंदर आएगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वाइगोस्की ने क्या मानी है, कोई भी फिक्स्ड नहीं होता, है ना। क्या नहीं होता? फिक्स्ड नहीं होता। स्टेजेस डेवलपमेंट क्या है हमारी? कॉन्टिन्यूस ही रहेगी, स्टेज वाइज नहीं रहेगी। और किस पे डिपेंड करती है? सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की स्लैश plays an essential role in helping learner progress through zone of proximal development। अभी 2 मिनट्स पहले मैंने आपको बताया, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि कहाँ पर जोन ऑफ इसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में भूमिका करता है। कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है हमें? अभी अभी बताया, फिजिकल इन्वायरमेंट की होती है? जी नहीं। मैच्योरेशन की होती है? जी नहीं। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट की होती है? जी नहीं। किसकी ज़रूरत होती है? मोर नॉलेजेबल अदर्स की ज़रूरत होती है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? ये डिस्टेंस बताता है हमारी एक्चुअल डेवलपमेंट का और पोटेंशियल डेवलपमेंट का। बारी बारी रिपीट करना तो नहीं चाहिए क्योंकि अभी 2 मिनट्स पहले ही बताया, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। एक्चुअल क्या है? एक्चुअल कौन सी है? जो बच्चे को खुद को पता है ना। हिंदी में लिख दूँ, थोड़ा राइटिंग खराब है, खुद को पता है। पोटेंशियल क्या है? कि जो उसको सपोर्ट मिल रहा है दूसरे बंदे से, जो वो सीख रहा है ना, वो पोटेंशियल डेवलपमेंट होगी। तो इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है ना, उस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। कुछ की कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर ही कंपोनेंट्स है। एक्चुअल लेवल क्या है, पोटेंशियल लेवल क्या है, ठीक है। मोर नॉलेजेबल अदर्स क्या है, जो अभी बताया कि जो हम बड़े से सीख रहे हैं, टीचर, पेरेंट, पीयर्स, एडल्ट से सीख रहे हैं। और स्कैफोल्डिंग क्या है? कि ग्रेजुअली सपोर्ट प्रोवाइड करना, ओके। हॉवर्ड गार्डनर प्रपोज दैट इंटेलिजेंस क्या है? ने क्या प्रस्तावित किया है कि बुद्धि क्या है? कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू मल्टीपल काइंड्स। देखिए, इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय जेनेटिक्स एंड नॉट बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर। क्या ये माने कि सिर्फ जेनेटिक्स से होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से नहीं होता? जी नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने सभी चीज़ों को, मल्टीपल चीज़ों को इंक्लूड करा है, ठीक है। इज डोमिनेटली अबाउट रिकॉल एंड मेमोराइजेशन। जी नहीं, अलग अलग तरीके से आप सीखते हो, अलग अलग चीज़ों से आप सीखते हो, इस चीज़ को उन्होंने इंक्लूड कराया। प्राइमरी अबाउट इमोशनल लर्निंग, सिर्फ इमोशनल लर्निंग नहीं होता, काफ़ी सारी चीज़ों की इंक्लूड कराया। मल्टीपल इंटेलिजेंस की उन्होंने थ्योरी दी है, इस वजह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कुछ की पॉइंट्स हैं हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से रिलेटेड, मल्टीपल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, कि उन्होंने इंटेलिजेंस को फिक्स्ड नहीं माना है और ना ही सिंगल माना है, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है? इंडिविजुअल के पास में अलग अलग इंटेलिजेंस होती है, एक नहीं होता, काफ़ी सारे इंटेलिजेंस है, चाहे वो कल्चर की लगा लो, चाहे वो उसके और कोई तरीके भी नॉलेज लगा लो, ठीक है। अलग अलग मेथड से टीचिंग करी जाती है, तो ये सब चीज़ें क्या है इसके अंदर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन? प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक ऐसा अप्रोच है दैट एम्फसाइज डिसिप्लिन एंड रोट मेमोराइजेशन। तो अब प्रगति कहाँ हो रही है? अगर आप रट्टाफिकेशन ही कर रहे हो तो प्रगति तो कहीं से भी नहीं हो रही है ना। प्रगति तो नहीं हो रही ना कि अगर रट्टा मारने पर जोर दे रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या है कि अ मेथड अप्रोच टू एजुकेशन दैट एम्फसाइज इंडिविजुअलाइज लर्निंग एंड स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम। आगे भी देख लेते हैं। अ मेथड ऑफ टीचिंग दैट एम्फसाइज स्ट्रिक्ट एडरेंस में बच्चा अच्छा सीखेगा या फिर उसको फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट में होगा तब सीखेगा? बच्चा अच्छे से कब सीखता है? जब उसको क्या होता है? फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट मिलता है ना, तभी सीखेगा। स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में तो नहीं सीखेगा। अ मेथड ऑफ टीचिंग दैट एम्फसाइज मैक्सिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया इन द क्लासरूम। हाँ, ये भी अच्छा है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, मल्टीमीडिया का यूज़ करो, लेकिन ऐसा है कि इससे प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील नहीं बोल सकते। हाँ, कि एक इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट हो जाएगा। प्रगतिशील तो कब होगा? जबकि बच्चा क्या है, क्लास, हमारा जो क्लासरूम है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होगा और इंडिविजुअलाइज लर्निंग होगी हमारी, ठीक है। व्यक्तिगत क्या होगी? शिक्षा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गर्ल्स इन मिडिल स्कूल माइट ऑफन बी साइलेंट एंड नॉन पार्टिसिपेटिव इन क्लासरूम डिस्कशन। ये एक अपनी एक जेंडर रोल है कि आप सोच के चल रहे हो, अपना एक थिंकिंग है कि हम ये सोच के चल रहे हैं कि ऐसा ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होता है कि वो पार्टिसिपेट नहीं होती, साइलेंट होती है। गिवन दैट जेनेटिक मेकअप गर्ल्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉम्प्रीहेंड, ये एक अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। हम कैसे मान सकते हैं कि आनुवंशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठ्य चर्चा को समझने और उसका सामने करने में सक्षम होती है। आप किसी भी चीज़ से जनरलाइज नहीं कर सकते हो कोई स्पेसिफिक चीज़ से, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। द नेचर ऑफ असेसमेंट शुड बी एंड असेसमेंट टास्क शुड बी। क्या होना चाहिए असेसमेंट का नेचर? डायनेमिक होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, डायनेमिक स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, या फिर ऑब्जेक्टिव और ऑथेंटिक होना चाहिए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पता है आपको ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है कि एक वस्तुनिष्ठ हो गया, मतलब कि वो हॉलिस्टिक असेसमेंट करने को रोक देता है, मतलब कि हॉलिस्टिकली आप असेसमेंट नहीं कर सकते, वो होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। स्टैंडर्डाइज कर दिया, मानकीकृत कर दिया, कि स्टैंडर्ड्स ही सेट कर दिए कि आप हर एक चीज़ को नहीं, कुछ स्टैंडर्ड्स कर दिए कि आप हाँ ऐसे ही असेसमेंट होगी। तो ये दोनों पॉइंट क्या है हमारे नेगेटिव है, तो स्टैंडर्डाइजेशन को काट दो, ऑब्जेक्टिव को काट दो, बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू रिलाई ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्ट वाइल कंडक्टिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग। आपको स्टैंडर्डाइज टेस्ट पे रिलाई नहीं करना है, असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहे हैं, जी हाँ, आपको फ्लेक्सिबल रहना है, ये बिल्कुल सही है। इन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग स्कोर्स आर कंपेयर टू सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। हाँ बिल्कुल सही होता है। क्राइटेरिया रेफरेंस क्या होता है कि जैसे कि हम अभी जो एग्ज़ाम, जैसे सीटेट का एग्ज़ाम में लगा लो, एक क्राइटेरिया सेट है ना कि 90 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, चाहे आप एच टेट का एग्जाम दे रहे हो, उसमें भी क्या है 90 क्वेश्चन सही होंगे तो आपका एच टेट क्लियर, तो वो क्राइटेरिया रेफरेंस होता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाले स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन नहीं करे, क्योंकि इसमें हम क्राइटेरिया रेफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं और उसके अंदर हम क्या है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक नॉर्म रेफरेंस भी होता है। नॉर्म रेफरेंस क्या होता है कि मतलब दूसरों के साथ कंपैरिजन करना, जैसे कि रिजल्ट जो हम नेट का रिजल्ट लगा सकते हैं, नेट का रिजल्ट जब आता है वो क्या आता है कि उसके अंदर परसेंटाइल बेस पे आता है, लर्नर के साथ में जैसे कि वो हो जाता है कि जैसे कट ऑफ जाती है, कट ऑफ वाला पॉइंट है ना, वो नॉर्म रेफरेंस ही होगा कि अदर्स के साथ में आप क्या कर रहे हो, वो कर रहे हो, compete कर रहे हो, उसके साथ में ही जो हमारा कट ऑफ मार्क्स है वो निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन दैट प्रमोट एनालिटिकल स्किल्स इन स्टूडेंट। एनालिटिकल स्किल्स को कौन सा एग्जाम्पल प्रमोट करता है? डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन तो देखिए जो नॉर्मल दी गई है वही हम बताएंगे, तो ये तो कहीं से भी क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल्स को क्या कर रहा है, वो प्रमोट कर नहीं रहा है। की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये भी बहुत ही लिमिटेड चीज़ हमसे पूछ ली। कुछ एग्जाम्पल्स बताने, ये भी लिमिटेड हो गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। तो करेक्ट ऑप्शन है कि कैसे, हाउ हैव मैमल्स अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। हमें क्या है, रीजन बताना है, कैसे हो रहा है, उसकी कुछ फैक्टर्स निकालेंगे हम, ठीक है, कुछ कारण निकालेंगे, तो वो चीज़ आ जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एक इंक्लूसिव क्लासरूम डज नॉट ऑफर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। क्या इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन ऑफर नहीं करता है? या फिर क्या है कि रीजन दिया है, इंक्लूसिव क्या इज अ पॉलिसी दैट स्ट्रेस इक्वल अपॉर्चुनिटीज बाय प्रोवाइडिंग सेम लर्निंग गोल्स। देखिए एक समावेशी क्लासरूम जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन ऑफर की जाती है, ठीक है, अलग अलग जो बच्चे हैं, अलग अलग कल्चर से जो बच्चे आ रहे हैं उनके हिसाब से टीचिंग करवाई जाती है, तो ये वाले स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इंक्लूसिव क्या है? इंक्लूजन क्या पॉलिसी दैट स्ट्रेस इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं होती सभी के लिए फॉर सेम लर्निंग गोल्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज बाय प्रोवाइडिंग सेम लर्निंग गोल्स स्ट्रेटेजीज। अगर आप सेम गोल दे दोगे, कोई बच्चा क्या है कि एक नॉर्मल बच्चा है, उसको एक गोल, कोई भी गोल है, वो टास्क है, वो आपने दे दिया, एक नॉर्मल बच्चे को दे दिया, वही टास्क आप कोई मतलब कि ऐसा बच्चा है जो स्पेशल एजुकेशन के लिए बच्चा है, आप उसको दे रहे हो, तो वो एक इंक्लूसिव क्लासरूम नहीं है। बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से मेन चीज़ क्या होती है, देखिए इसमें ज़रूरत के हिसाब से ही सब चीज़ें होती है, ज़रूरत के हिसाब से उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो इंक्लूजन में आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज use of people first language such as using the description students with a learning disability instead of learning disabled students।
देखिए कि अगर हम ये बोलेंगे कि लर्निंग डिसेबल स्टूडेंट्स, तो ये एक साउंड ही गलत कर रहा है, ठीक है, उनको डिसरिस्पेक्ट कर देंगे। ये चीज़, ये वाली चीज़ तो हम बोल गए। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना। अधिगम असक्षम छात्र क्या हो गया? क्या वो बच्चे डिसेबल हैं? बच्चे डिसेबल नहीं है, लर्निंग डिसेबिलिटी है कि उनको याद करने में प्रॉब्लम आ रही है, ना कि बच्चे ही डिसेबल हैं, ठीक है। तो ये उनको डिसरिस्पेक्ट करने का एक पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। तो इस वजह से क्या है कि हम स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी का पॉइंट ज़्यादा प्रेफर करेंगे यूज़ करना, है ना। इसमें हम क्या है, उनको राइट्स को सही से यूज़ में नहीं ले रहे हैं, उनकी डिग्निटी हर्ट हो जाती है इन चीज़ों को लेके। तो इस वजह से हम क्या है कि ये वाला जो स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी का पॉइंट क्या है, हम ज़्यादा यूज़ करना प्रेफर करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या था? वो सॉरी, मैंने पहले ही आंसर दिखा दिया कि टेक अवे द एम्फेसिस फ्रॉम डिसेबिलिटीज़ एंड इज़ नॉट ट्रू। ये नेगेटिव पॉइंट है, नॉट ट्रू हो गया। हिंडर कर रहा है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन को, और लेबल कर रहा है, तो वो भी नहीं आएगा इसके अंदर। इलस्ट्रेट द एम्फेसिस ऑन मेडिकल मॉडल, मेडिकल मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं भाई, हम उसके राइट्स की बात कर रहे हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि हम इसके अंदर किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन समझ ना आए, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ इन फॉर फर्दर नेक्स्ट वीडियोज़, ठीक है। नेक्स्ट अगली वीडियोज़ के लिए मैं कोशिश करूँगी और अच्छे से समझा पाऊँ। 18th क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम्पल्स ऑफ एजिस्टिव टेक्नोलॉजीज डिवाइसेस टू कैटर टू नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल डिफिकल्टीज क्या इंक्लूड करता है? विजुअल डिफिकल्टी है, देखो विजुअल डिफिकल्टी है तो उसमें क्या इंक्लूड करेंगे? कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का यूज़ करेंगे। अरे भाई, इसका कैसे यूज़ करोगे आप? उसको विजुअल डिफिकल्टीज है। ब्रेली इम्पोस्टर है, तो बी तो आएगा फॉर श्योर। तो बी तो सभी ऑप्शंस में गिवन है, ठीक है, बी तो फॉर श्योर आएगा। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, हाँ बोल के भी वो कर ले, कि क्योंकि बच्चा क्या है कि वो देखने में उसको प्रॉब्लम है, तो बोल के करने वाला भी उसके लिए सही रहेगा। साइन लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज का कैसे यूज़ करोगे? बच्चे को जब दिखाई ही नहीं दे रहा तो साइन लैंग्वेज का फ़ायदा ही क्या हुआ? इनपुट डिवाइस का देखिए, ये वैसे तो अगर ऑफिशियल आंसर की में देखा जाए तो ये तीनों ही ऑप्शन दिए हैं, मतलब कि आप ये लेके चल सकते हो कि ए बी सी तीनों करेक्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस का शायद विजुअली के लिए तो मे बी इट्स नॉट अ गुड पॉइंट। बाकी अगर आपको सही लग रहा है तो आप एग्री कर सकते हो। आंसर की में तो ए बी सी ये ही ऑप्शन ही करेक्ट दिया है, पर मेरे हिसाब से ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट होना चाहिए। टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म, ऑटिज्म की बात कर रहे हैं। ऑटिज्म वाला बच्चा कौन सा होता है? जैसे मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया, ऑटिज्म वाला वो बच्चा होता है कि जो कोई भी टास्क को क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। उसको सेम चीज़ें चाहिए, उसको कुछ चेंज नहीं चाहिए, सेम चाहिए, ताकि वो बच्चा क्या है, अगर उसको अलग अलग चीज़ें दिखा रहे हो तो वो क्या है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, वो उन चीज़ों को लेके फिर और ज़्यादा घबरा जाता है, तो वो सही तरीके से नहीं कर पाता। तो इन्होंने बताया कि अगर ऑटिज्म का बच्चा को आप इंक्लूड कर रहे हो तो क्या एडवाइजेबल है, आपको क्या मानना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए गिविंग विजुअल सपोर्ट एंड विजुअल क्यूज। अगर आप उसको सपोर्ट नहीं देंगे तो आप इन्वायरमेंट, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट कैसे कंक्लूड कर लेंगे ना। क्रिएट अ क्लासरूम सेटिंग दैट इज़ ओवर स्टिमुलेटेड। देखिए, जो बच्चा है उसको ओवर स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट पसंद नहीं होता, उसको समान चीज़ें ही पसंद होती है, नॉर्मल चीज़ें ही पसंद होती है, अति उत्तेजित उसको चीज़ें पसंद नहीं होती। फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सेटअप, अनस्ट्रक्चर पसंद नहीं होता। ऑटिज्म जो होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होती हैं अनस्ट्रक्चर से, तो उनको स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट ही चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट गलत हो गए, तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4, यही हमारा करेक्ट आंसर है कि उन्हें क्या, ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा, सुसंगत भाषा चाहिए और सुसंगत ही उसको इन्वायरमेंट चाहिए, अव्यवस्थित विन्यास नहीं चाहिए, उनको व्यवस्थित विन्यास चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ टैलेंटेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन, टैलेंटेड बच्चे हैं और क्रिएटिव चिल्ड्रन हैं हमारे क्लासरूम में, क्या इंपॉर्टेंट है? क्या उनको इंगेज करना, कीप देम इंगेज एंड इंटरेस्टिंग इन लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस में उनको रखना चाहिए। प्रोवाइड करना विद डिटेल एंड एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस। देखिए, वो टैलेंटेड हैं, क्रिएटिव हैं, तो उनको डिटेल्ड और एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस मेरे हिसाब से देने की ज़रूरत नहीं है। इंश्योर दैट दे रिसीव हायर ग्रेड्स, हायर ग्रेड्स के लिए थोड़ी ना, क्रिएटिव है, टैलेंट है उनके अंदर, तो उस चीज़ को हमें क्या करना चाहिए, और बढ़ावा देना चाहिए, ना कि खाली ग्रेड्स पे ही रखना चाहिए। टैलेंट सिर्फ ये नहीं होता कि आप पढ़ रहे हो वही टैलेंट है, टैलेंट अलग अलग होते हैं। किसी में बोलने का टैलेंट है, किसी में लिखने का टैलेंट है, किसी में कुछ गाने का टैलेंट है, अलग अलग टैलेंट है, तो उस हिसाब से ही बच्चे को ट्रीट करना चाहिए, ग्रेड्स मैटर नहीं करते हैं।
गिव प्राइमेसी टू देयर कॉग्निटिव रिक्वायरमेंट ओवर इमोशनल नीड्स। इमोशनल नीड्स के ऊपर कैसे आप उनको मतलब कि प्राइमेसी दे सकते हो, उनकी भावना तक इमोशन नीड्स को भी मैटर करना चाहिए ना, दोनों इक्वली ही लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि इमोशनल नीड्स को ऊपर उसको मतलब कि कॉग्निटिव ज़रूरतें हम क्या है उनको ज़्यादा प्राइमेसी दे देंगे, तो ये पॉइंट भी नेगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, कि हम उनको क्या करेंगे, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखेंगे और उनकी दिलचस्पी बनाए रखेंगे ताकि वो और अच्छे से करे, अपने टैलेंट को निखारे और क्रिएटिविटी से काम करे। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन, टीचर शुड डील विद फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स। कोई बच्चा फेल कर रहा है तो टीचर को कैसे डील करना है। ठीक है, कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए, कैसे निपटोगे। अपने खुद की शैक्षणिक रणनीतियों को देखेंगे, अनुत्तीर्ण छात्रों को सुधार करेंगे कि करेक्ट करेंगे या फिर ओवर करेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स जो हु फेल्ड। बच्चों में ही आप कमी निकाल दोगे तो ये एक वैलिड पॉइंट नहीं होगा। हो सकता है कि हाँ भाई एक बच्चा हो जाए कि जिसमें बच्चा नहीं कर पा रहा, लेकिन सभी बच्चा अगर काफ़ी सारे बच्चे हो रहे हैं तो हो सकता है कि आप में खुद में भी कमी हो। बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टैंडर्डाइज आईक्यू टेस्ट टू फेल स्टूडेंट्स टू एसेस इंटेलिजेंस, ये भी एक सही आपका मतलब कि एक सही आपका कदम नहीं होगा कि आप उनको एक स्टैंडर्डाइज आईक्यू टेस्ट या आप उनको क्या कर रहे हैं एडमिनिस्टर कर रहे हो, देख रहे हो बुद्धि का आकलन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं प्रश्नों का संचालन कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है कि बाय आइडेंटिफाइंग द कास्ट ऑफ द स्टूडेंट, कास्ट का तो रोल ही नहीं हुआ, बस ये पॉलिटिक्स में ही चलता है धर्म वगैरह, बाकी हमारे एजुकेशन में इसका कोई रोल नहीं है। तो चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाय करेक्ट एग्जामाइनिंग देयर पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज। ठीक है, अपनी खुद की ही कमियां देखनी है कि आपने कहाँ कमियां रखी है। टीचर क्या देखेगा, यही देखेगा कि कुछ तो कमी रही है कि बच्चे फेल हुए हैं, कि कौन सी स्ट्रेटजी में कमी रही है, हमने क्या एग्जामाइन नहीं करा, क्या कुछ अच्छे तरीके से क्या पढ़ाया नहीं है या फिर क्या हमने सिखाया नहीं है। ठीक है, क्या कुछ कमी रह गई है, हर चीज़ें वो सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज का क्या रोल होता है रचनावादी संरचनावादी अधिगम में पूर्ण पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका होती है, क्या भूमिका होती है कि प्रायर नॉलेज कैन हिंडर, क्या बाधा बनता है। प्रायर नॉलेज बाधा नहीं बनता है भाई, उससे तो हेल्प होती है कि बच्चे ने क्या सीखा है उसके बारे में हमें पता चलता है। प्रायर नॉलेज क्या है कि कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है और फैसिलिटेट करना न्यू लर्निंग को। प्रायर नॉलेज इज ओनली इम्पोर्टेंट, ओनली एक यही देख लीजिए ओनली आता है ना, वो तो पॉइंट एटमोस्ट 99% क्या होते हैं वो पॉइंट नेगेटिव ही होते हैं, वो गलत ही होते हैं। इन्होंने क्या बोला कि प्रायर नॉलेज ओनली इम्पोर्टेंट फॉर एडवांस लर्नर हु आर ऑलरेडी फेमिलियर विद टॉपिक, सिर्फ उनके लिए जो एडवांस लर्नर है, ऐसा नहीं भाई हमारे जैसे बच्चे कहाँ जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रायर नॉलेज इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर लर्नर हु हैव हाई लेवल वालों के लिए नहीं होता भाई, सभी बच्चों के लिए होता है, चाहे वो नॉर्मल हो, हाई हो, लोअर हो, सभी के लिए होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, कि प्रायर नॉलेज किसके लिए ज़रूरी है, कनेक्शंस को बनाने के लिए ज़रूरी है और नई लर्निंग को, कि बिल्डिंग कनेक्शन का मतलब क्या होगा कि उसने पहले से क्या सीख रखा है ये भी हम जान पाएंगे और अब नया वो क्या सीखेगा उसके लिए भी वो उसको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 23rd क्वेश्चन, हाउ कैन टीचर्स सपोर्ट स्टूडेंट्स इन बिकमिंग सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिविटी क्लासरूम के अंदर कैसे बच्चा बन सकता है सेल्फ डायरेक्टेड, वो हमें यहाँ पे बताना है कि बाय प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक एंड ग्रेड्स प्रोवाइड कर दो, फीडबैक प्रोवाइड कर दो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। बाय सेटिंग एक्सप्लिसिट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, बाय encouraging स्टूडेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग, या फिर बाय प्रोवाइडिंग डिटेल परस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शंस। देखिए इंस्ट्रक्शन से आप क्या कर रहे हैं, रचनावादी बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है उनको कि आप इंस्ट्रक्शंस ही देते रहो रचनावादी बच्चों को। उनको क्या है कि वो खुद से सीखें, वो चीज़ आएगी वो खुद से सीखें, खुद से बनाएं, है ना। एक्सप्लिसिट गोल कर रहे हो, एक्सप्लिसिटली नहीं होता, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के अंदर बच्चों के अंदर, तो एक्सप्लिसिट भी नहीं होता है। और क्या है, फ्रीक्वेंट फीडबैक और ग्रेड्स है ना, उनसे भी वो बच्चे क्या होते हैं मतलब कि वो सपोर्ट नहीं होता या फिर वो इनक्रेज नहीं होते हैं। वो कैसे इनक्रेज होते हैं कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दे खुद से सीखने की, इंट्रिंसिकली वो मोटिवेटेड हो, और फिर क्या है कि वो अंदरूनी आंतरिक मोटिवेशन होगा, शायद इसकी परफेक्ट हिंदी कि वो हाँ वो लिखा है ना इसमें नहीं लिखा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब कि अंदरूनी अपने तरीके से, मतलब वो क्या हो
अंदर से मोटिवेशन आया उनको कि हाँ मुझे कुछ करके दिखाना है। जैसे अभी आप सभी लोगों में है कि हाँ इस बार तो हमें एग्जाम क्रैक कर ही लेना है, फर्स्ट टाइम में ही हम करके रखेंगे, ठीक है। A middle school teacher keeps in regular touch with the parents of students of her class to understand them better। हाँ ये भी सही है कि मतलब कि टीचर को पेरेंट्स के साथ में क्या है ये, सॉरी सॉरी क्या है कि एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उसके साथ संपर्क रखती है। अच्छा, समुदाय को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सिखाना चाहिए। कम्युनिटीज़ क्या क्या कम्युनिटीज़ डायरेक्ट करती हैं कि बच्चे क्या सीखेंगे और कैसे सीखेंगे? कम्युनिटीज़ डायरेक्ट नहीं करती है। देखिए, कम्युनिटीज़ सपोर्ट करती हैं, डायरेक्ट नहीं करती हैं कि बच्चे कैसे सीखेंगे। कम्युनिटीज़ क्या कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है कि बच्चे कैसे सीखेंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं करती है। और ये वाली क्या है कि हाँ कि टीचर वो क्या उनके साथ में टच में रहेगी तो वो अच्छे से बच्चों को जान पाएंगे। 25th क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑफ लर्नर टीचर्स शुड एनकरेज एंड शुड प्रमोट थिंकिंग अमंग लर्नर्स। क्या प्रमोट करेंगे, थिंकिंग अमंग लर्नर्स कैसे प्रमोट कर सकते हैं? तो बिलीव इसे विश्वास दृढ़ता से और पारस्परिक से, रेसिप्रोकल से। देखिए रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल में तो क्या होता है, ये पीयर टीचिंग की बात करते हैं ना। रेसिप्रोकल में तो हम पीयर टीचिंग बात करते हैं, एक लर्नर की मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इन एडवांस करने की बात नहीं करते। फंक्शनल फिक्सनेस, डाइवर्जेंट, मीन्स एंड एनालिसिस, कोवर्जेंट, वर्बलाइजेशन, एनालॉजिकल। देखिए वर्बलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वर्बलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चा जोर जोर से बोल के पढ़ रहा है, ठीक है। कोई चीज़ उसको, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमको याद नहीं होता तो वो चीज़ हम बोल के पढ़ते हैं ना तो वो हमको याद हो जाती है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। तो ये भी एक बेटर साउंड कर रहा है कि हाँ कि मौखिककरण से भी क्या है हमारा के हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या है, एनालॉजी। एनालॉजी क्या है कि हमने पहले कुछ सीख रखा है और उस चीज़ को अब हम यूज़ कर रहे हैं, नई चीज़ को सीखने में लगा लो या फिर उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं उसको जानने में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। डिस्कवरी लर्निंग के अंदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ड्राइव इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्फ थ्रू एक्सप्लोर करके और मैनिपुलेशन करके आइडियाज़ का। ओके नेक्स्ट देखते हैं, कंसिस्टेंटली मेक न्यू डिस्कवरीज। देखिए डिस्कवरी लर्निंग बताना है कि रेगुलर न्यू डिस्कवरीज कर रहे हैं, वो थोड़ा ना बताना है कि डिस्कवरी लर्निंग बताना है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं डिस्कवरी लर्निंग में। नई डिस्कवरीज करते हैं ये तो मान लिया, लेकिन क्या करते हैं उसमें ये हमें बताना है, ठीक है। ड्राइव इन्फॉर्मेशन फॉर देमसेल्फ थ्रू रिहर्सल और एक्सटेंडेड प्रैक्टिस। देखिए रिहर्सल से नहीं होता है, वो एक्सप्लोर करके ही सीखते हैं बच्चे। मेक न्यू डिस्कवरीज इन द वर्ल्ड थ्रू रिहर्सल, नहीं ये भी नहीं, और नई डिस्कवरीज भी नहीं बता रहे। वो क्या करते हैं कि विचारों की खोज करते हैं और हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं ना, वो क्या होता है, डिस्कवरी लर्निंग होता है, ठीक है। एक्सप्लोर करके बच्चा सीख रहा है, विचारों की खोज करके सीख रहा है, हेर फेर से सीख रहा है, तो वो आएगा डिस्कवरी लर्निंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रियलाइजिंग दैट ही इज नॉट पेइंग अटेंशन इन द साइंस क्लास एंड हैंस ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, रमेश डिसाइडेड टू सिट एट द फ्रंट सो दैट ही कैन फोकस अटेंशन बेटर। यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए वह संप्रत्यय को समझने में असमर्थ है। रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके, अपना क्या है फोकस अटेंशन कर सके। फोकस की बात कर रहे हो, अटेंशन की बात कर रहे हो, सीधा सा दिख रहा है कि मेटाकोग्निशन से रिलेटेड है। रिहर्सल में क्या कर रहा है कि हम दोहराते हैं ना कोई चीज़ को, दोहराव सही लिखा है क्या, हाँ सही लिखा है, दोहराते हैं कोई चीज़ को तो वो आता है रिहर्सल में। स्कैफोल्डिंग क्या होगा, ग्रेजुअल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बीच बीच में क्या टीचर आपको समझा रहा है कि आप ऐसे करो ऐसे करो। निमोनिक्स क्या होगा, कोई भी चीज़ को क्या है हमें छोटा क्रिस्प फॉर्म में बना ले, वो निमोनिक्स हो गया। जैसे कि हमने ये सारे नोट्स प्रिपेयर करे, तो आंसर इज मेटाकोग्निशन। आपको हेल्पफुल तो होगा ना, बताना ज़रूर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमोशंस इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन के कंटेक्स्ट में इमोशंस का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इमोशन क्या फैसिलिटेट करता है, एनकोडिंग बट हैव नो इम्पैक्ट ऑन अटेंशन। देखिए इम्पैक्ट तो होता है अटेंशन पे, ऐसा नहीं है। इमोशंस हेल्प इन एफिशिएंट रीट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन बट डू नॉट इन्फ्लुएंस मोटिवेशन टू लर्न। ऐसा नहीं है, देखिए इमोशन हमें क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेशन देता है लर्न करने के लिए। नेक्स्ट क्या है कि
इम्पैक्ट ऑफ इमोशंस ऑन लर्निंग इज ऑलवेज यूनिवेलेंट। क्या यूनिवेलेंट होता है और सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट होता है? देखिए कई बार पॉजिटिव तो होता ही होता है लेकिन कई बार नेगेटिव भी हो जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 कि इमोशंस के हैं भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। हाँ जी बिल्कुल सही है कि इमोशंस के अलग अलग रेंज ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ कैन टीचर्स इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन? देखिए आ गया उसको, हाँ आंतरिक प्रेरणा बोलते हैं इसको। मोटिवेशन को क्या बोलते हैं? प्रेरणा बोलते हैं, आंतरिक प्रेरणा बोलते हैं इन द स्टूडेंट्स। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन द स्टूडेंट्स कैसे करते हैं? पनिशमेंट को रिमूव करके। इंट्रिंसिकली कैसे होगा? वो तो एक्सट्रिंसिक हो गया। बाय नेगेटिव री ये भी नहीं होगा। ऑफरिंग रिवॉर्ड, रिवॉर्ड क्या होता है? रिवॉर्ड से कौन सी मोटिवेशन होती है? एक्सट्रिंसिक होती है, बाह्य प्रेरणा होती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। ठीक है। इनकलकेट जॉय ऑफ लर्निंग, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, सीखने में आनंद आ रहा है, इससे क्या हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। जैसे कि आपने अभी ये पूरा लेक्चर करा, आपको भी बढ़िया सा मतलब मज़ा आया होगा ये पेपर अटैम्प्ट करके। 30 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करने वाले हो कि कैसा हुआ है। तो ये होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन कि आप मोटिवेट हो रहे हो कि हाँ बस ऐसे हम क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, Which of the following statement correctly describe the relationship between intrinsic and extrinsic motivation? के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्टली डिस्क्राइब कर रही है? ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या ये दोनों एक्सक्लूसिव होते हैं एक दूसरे से? देखिए मोटिवेशन होता है वो एक्सक्लूसिव, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। एक्सक्लूसिव तो नहीं है क्योंकि ये क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो एक्सक्लूसिव नहीं है ये। दूसरा क्या है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैन इम्पैक्ट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कैन नॉट इम्पैक्ट इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए अंदर अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि आपको रिवॉर्ड्स मतलब कि दिए जाएंगे, तो अगर आप कोई भी टास्क कंप्लीट करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे आप एग्ज़ाम का ही लगा लो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको क्या है, एग्ज़ाम से क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वो सर्टिफिकेट है तो एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है ना कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उससे आपके अंदर क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगा कि नहीं नहीं हाँ वो चीज़ लेनी है तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा, हाँ अब तो मैं करके ही रहूँगा, ये वाली चीज़। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा? नेगेटिव हो गया। Intrinsic and extrinsic motivation can both impact an individual behavior but they operate independently of each other। independently नहीं होता, दोनों इंटरेक्ट करके चलते हैं, दोनों साथ में चलते हैं। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, कॉम्प्लेक्स वेज में करते हैं लेकिन विद वन टाइप ऑफ मोटिवेटिंग अफेक्टिंग द अदर। ठीक है, एक दूसरे को इफेक्ट भी करते हैं जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। आई होप आपको 30 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपने कितने सही करे 30 में से ये भी बताना। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।